जन्नत के पत्ते बाब नंबर 9। बेड पे लैपटॉप के सामने बैठी कीपैड पे उंगलियां तेज तेज चलाती वो पूरे इंहमाक से अपने काम की तरफ मुतवज्जह थी। प्रेजेंटेशन के लिए वो मुकम्मल तैयारी से जाना चाहती थी ताकि कोई उस पे उंगली ना उठा सके। मुसलसल काम के बायस उसके हाथों में दर्द हो रहा था। सर के पीछे हिस्से में भी हल्की ठीसें उठ रही थीं और उसका इरादा काम खत्म करने के दवा लेकर सोने का था। हया फातिमा उसे पुकारते हुए कमरे तक आई। सुबह अब्बा को घर शिफ्ट कर दिया गया था जिसके बाद अब वो बिलाखिर सब एक छत तले थे। क्या कर रही हो? उसके गिर्द कागजों, फाइल्स और लैपटॉप को देखकर फातिमा ने अफसोस से सर हिलाया। क्या जरूरत थी यह सब करने की? साइमा भाभी बहुत खफा हो रही थी कि जब ताया की मौजूदगी में तुम खुद करोगी तो सब कहेंगे कि इन पे बेएतबारी जाहिर की जा रही है। मुझे यही बेहतर लगा था अम्मा। अब्बा ने मुझे अपना अटॉर्नी इनफेक्ट बनाया था तो कुछ सोचकर ही बनाया होगा। वो स्क्रीन से निगाहें हटाए बिना बोली। अच्छा, कल अरसल का वलीमा है, क्या पहनोगी? उफ, ये शादियां। जब से अब्बा बीमार हुए थे उन चीज़ों का दिल ही नहीं करता था। अरसल उनका सेकंड कज़न था, फिर भी मेहंदी और शादी पे वो और फातिमा नहीं गई थी। अब वलीमा पे जाना ज़रूरी था। कुछ भी पहन लूंगी, मिक्स्ड गैदरिंग होगी। उनकी उंगलियों से दर्द अब कलाइयों तक सरायत कर रहा था। हाँ, मिक्स्ड ही है, मगर प्लीज उस दिन की तरह दुपट्टा मत लपेटना। फातिमा उसके करीब बेड पे बैठती रूठापन से बोली। पर अम्मा, मिक्स्ड गैदरिंग जो है, नकाब तो करना पड़ेगा। वो अभी तक स्क्रीन के जानिब मुतवज्जह थी। उसे पता नहीं चला कि उसने किस शे को दावत दे डाली थी। नकाब किस लिए? क्या हो गया है तुम्हें? वहां किससे करना है नकाब? कजन की शादी है, वहां सब अपने ही होंगे। वो हैरत और गुस्से से बोली। हया ने रुक कर उन्हें देखा। अपना तो कोई नहीं होता अम्मा, वो कजन्स हैं, सगे भाई तो नहीं। अब जब करती हूँ नकाब तो ठीक से करूँ ना। उसे सर के पीछे हिस्से से दर्द अपने बाजू तक बढ़ता हुआ यूं महसूस हो रहा था जैसे उनकी अनदेखी उंगलियां हों और उसके सिर को आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकंजे में ले रहा हो। तुम पागल हो गई हो? तुम फंक्शन में बुर्का ओढ़ोगी? बुर्का नहीं ओढ़ रही, बड़े दुपट्टे से ही काम चला लूंगी। मिक्स्ड गैदरिंग जो है, उसने हत्तुल वसी लहजे को नरम और धीमा रखने की कोशिश की। मगर मिक्स्ड गैदरिंग में भी मर्दों और औरतों के टेबल्स अलग अलग होती हैं हया। मर्द दूर होते हैं। दूर कहाँ, सामने ही तो बैठे होते हैं सब। दरमियान में स्क्रीन तो नहीं हायल होती। और फिर जो वेटर्स औरतों की तरफ फिर रहे होते हैं, और अरसल के भाई, वो तो हमेशा ही औरतों की तरफ होते हैं। वो तो बच्चे हैं हया, 20-20 साल के बच्चे हैं। तुम बहस कर क्यों कर रही हो? दर्द की लंबी उंगलियां अब उनकी कनपटी से होती पेशानी को अपने शिकंजे में ले रही थी। तकलीफ हर पल बढ़ती जा रही थी। नहीं अम्मा, बहस तो नहीं कर रही, सिर्फ वजाहत कर रही हूँ अपने नकाब की। अच्छा, पहले तो तुम नकाब नहीं लेती थी, पहले तो तुम बहुत मॉडर्न थी। वो चुप हो गई। जमाने जाहिलियत का ताना कैसे चाबुक की तरह लगता है। काश ये ताना देने वालों को मालूम हो सके। जी, मैं पहले नहीं लेती थी, लेकिन अब अगर करती हूँ तो मुझे प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। तुम शादी पे नकाब लोगी तो लोग क्या कहेंगे? वो झुंझलाई। नहीं लूंगी तो अल्लाह ताला क्या कहेगा? कुछ नहीं होता हया, ऐसे भी तो कितने गुनाह कर लेते हैं। गैबत, गिले, ये सब गुनाह नहीं होते। क्या सिर्फ नकाब ना करना गुनाह है? दर्द की फौलादी गिरफ्त उसके सर को जकड़ लेने के बाद अब तक गर्दन तक फैलती जा रही थी। उसे कंधों पर शदीद दबाव महसूस होने लगा। अम्मा, मैंने कब कहा कि मैं बहुत नेक हूँ या कोई गुनाह नहीं करती? लेकिन अगर मैं कोई नेक काम करना चाहती हूँ तो मुझे मत रोके। उसे लगा वो इल्तिजा कर रही है, मिन्नत कर रही है। वो बनो करीजा से मिन्नत कर रही है। अच्छा, पहले तो तुमने कभी एहसास नहीं किया गुनाह सवाब का। जब अब्बा और ताया कहते थे तब तो तुम नहीं मानती थी। फिर वही पहले का ताना। तो अम्मा, अगर मैं ताया के कहने पर अल्लाह की मानती तो मैं काबिल कबूल होती, मुझे शाबाश भी मिलती और वाह वाह भी। लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से अल्लाह की मानूं तो मैं काबिल कबूल नहीं हूँ। उसने दुख से उन्हें देखा। वो मांस की बर्छी की तरह जख्मी करती अजियत कंधों से गुजरती सीने में उतर रही थी। मुझे बेकार के दलाइल मत दो। अपना एलएलबी मुझ पे मत आजमाओ। इरम की मंगनी पे थोड़े लोग थे, बात दब गई। लेकिन अगर आप इतने बड़े फंक्शन पे नकाब लोगी तो जानती हो लोग कितनी बातें बनाएंगे। आप लोगों से डरती हैं जबकि अल्लाह ज्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए। और लोगों का क्या है? साइमा ताई तो पहले भी मुझ पे बातें बनाती थी, मगर फातिमा बेजार हो चुकी थी। हया, शादियों पे कौन हिजाब लेता है? मैं लेती हूँ और मैं लेकर दिखाऊंगी। नहीं, मैं कोई दावा नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं अपने खानदान की वो पहली लड़की हूँ जो शादियों में भी हिजाब ले तो मैं वो पहली लड़की बनूंगी अम्मा।
तकलीफ उसकी शरियानों में किसी सयाल मादे की तरह तैरती, अंदर सब कुछ जलाती, दिल में कतरा कतरा गिरने लगी थी। हया शादियों पे तो खैर होती है। नहीं अम्मा, शादियों पे ही तो, इन तकरीबात ही से तो खैर कम और शर ज्यादा निकलते हैं। कितना बुरा लगेगा तुम नकाब में बैठी होगी। उन्हें रह रह कर उसकी कम अक्ली पे अफसोस हो रहा था। किसको बुरा लगेगा? लोगों को, मगर अल्लाह ताला को अच्छा लगेगा। अच्छा, यानी हम जो नकाब नहीं करते तो हम सब काफिर हुए? हाँ, तुम सब बहुत बुरे हुए। मैंने ये कब कहा है अम्मा? मैं खुद नकाब कर लेती हूँ, मगर किसी दूसरे पे तो तनकीद नहीं करती। मैं तो किसी से कुछ भी नहीं कहती अम्मा। उसकी आवाज भीग गई। दर्द अब उसके दिल को काट रहा था, उल्टी छुरी से ज़बह कर रहा था। खंदक की कोई जंग बनो करीज़ा के बगैर नहीं लड़ी जाती। उसे भी बनो करीज़ा मिल गया था, और वहां से मिला जहां से उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तुम मत कहो, मगर तुम्हारा हिजाब चीख चीख कर यही कहता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और बाकी सब बुरे। उन्होंने हाथ उठाकर चमक कर कहा। वो कहीं से भी एक मुहज्जिब और तालीम याफ्ता खातून नहीं लग रही थी। अम्मा, अगर कोई ऐसा समझता है तो ये उसके अपने अंदर की इनसिक्योरिटी है। मेरा क्या कसूर? मैं तो किसी को बुरा नहीं समझती। मैं तो बस आग से बचना चाहती हूँ। तो ये सब पहले क्यों नहीं करती थी? बचपन से इल्म था तुम्हें जहन्नम की आग का, या इल्म नहीं था? पहले सिर्फ इल्म था अम्मा, अब यकीन आ गया। उसने बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे। क्या लोगों ने वाकई समझ लिया है कि वो कहेंगे हम ईमान लाए और वो आजमाए न जाएंगे? अच्छा, सिर्फ पर्दा ना करना गुनाह है, माँ की बात ना मानना गुनाह नहीं? क्या कुरान नहीं पढ़ा तुमने कि वालिदैन को उफ भी नहीं करते? उसने जवाब में एक गहरी सांस ली। अम्मा, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आप इस आयत को गलत जगह पर गलत तरीके से कोट कर रही हैं। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, मगर मैं अल्लाह ताला को भी नाराज नहीं करना चाहती। बस करो, पता है मुझे ये सब तुम जहान के लिए कर रही हो। वैसे है वैसे है ऐसी दकियानों से सोच का हामिल। तुर्की में रह रह भी कर भी फर्क नहीं पड़ा उसे। देखती हूँ मैं किस तरह रोज फजर पे मस्जिद जा रहा होता है। अम्मा, कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब लेने लगे तो सब ये क्यों फर्ज कर लेते हैं कि वो किसी के दबाव में आकर ये कर रही है? कोई ये मानने को तैयार क्यों नहीं होता कि उस लड़की का अपना दिल भी कुछ कह सकता है? मगर पहले तो तुम नहीं करती थी ना? वो गुस्से से कहती उठी। और करो, जिससे भी करना है नकाब। मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? वो तन फन करती बाहर निकल गई। उल्टी छुरी अभी तक उसके दिल को काटे जा रही थी। खून के कतरे अंदर ही अंदर गिर रहे थे। माएँ भी बाज दफा कितना दिल दुखाती हैं, मगर उन्हें कभी एहसास नहीं होता। उसने आंखों को हथेली के पुश से रगड़ा, मगर आंसू अभी भी उबल पड़े। जाड़े और भूख की तकलीफ में खंदक खोदना कठिन होता है, या बनो करीजा की बेवफाई सहना? उसने खुद से पूछा। और अगर ये दोनों साथ मिल जाएं तब? उसका दिल अभी तक तकलीफ से रस रहा था। प्रेजेंटेशन अच्छी चली गई, जबकि वलीद का फंक्शन उससे भी अच्छा। आज उसने नेवी ब्लू लिबास पहना था और बड़ा सा दुपट्टा वैसे ही लिया जैसे इरम के मंगनी पे लिया था। बेटी भी जरा अलग थी, मगर ये नहीं कि कट कर रही, बल्कि हर एक से मिले। वही सवाल जवाब का सिलसिला अलबत्ता जारी रहा। चेहरे से तो हटाओ, ये वो फकरा था जो हैरत और अचंभे से बहुत लोगों ने आकर दोहराया, और जवाब में वो एक सादा मुस्कुराहट के साथ कहती रही, थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलबत्ता सबकी दिल बातें अलबत्ता सबकी बातें दिल पे बहुत जोर से लगती थीं। फातिमा ने कितनी ही दफा उसे आंख से इशारा किया कि चेहरा पूरा खोल ले, मगर जवाब में वो अबरू से पीछे की तरफ इशारा करती जहां मूवी मेरा बना रहा था। वो झुंझला गई। ओहो, फैमिली वीडियो है, अपनों में ही रहेगी, बाकी बाहर थोड़ी दिखाएंगे। बिल्कुल, वो इस बात में सर हिलाकर दूसरी जानब देखने लगी। सिर्फ शहला थी जो उसे यूं मिली जैसे कोई तब्दीली ही न आई हो। उसकी आंखें अलबत्ता अब भी वैसी ही उदास और थकान से भरपूर थीं, मगर अब हया को वजह जानने की जरूरत नहीं रही थी। उसने भी एक दो फंक्शंस हिजाब में अटेंड किए थे। कल फातिमा से बहस की तकलीफ का असर अभी तक दिल पे था, और शहला तो पिछले 2 बरस से हर गमी खुशी में इसी तरह शिरकत करती रही थी। और फिर जब इंसान कहता है कि वो ईमान लाया है तो वो आजमाया भी जरूर जाता है। जाने शहला की तकलीफ कितनी थी और कब से थी। सलाम हो हम अजनबियों पे, उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा। शादी के लिए दूसरे शहरों से आए कुछ रिश्तेदार ताया फुरकान के घर ठहरे हुए थे। ताया ने रात में सबका खाना किया था। उस वक्त भी उनका घर मेहमानों से भरा हुआ था। जब वो प्रेजेंटेशन का बताने उनकी तरफ आई, लॉन में अंधेरा उतर आया था। ताया बरामदे में ही खड़े थे। अंदर जाने वाला दरवाजा खुला था, मगर आसपास कोई ना था। अंदर से अलबत्ता गहमा गहमी और रौनक की सी आवाजें आ रही थी। आज प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई है, उम्मीद है प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। वो नरमी और बशाशियत से बताने लगी। जो सर्द मोहरी की दीवार उन दोनों के बीच दराई थी, वो उसे गिराना चाहती थी। जो भी था, उसे फितरी तौर पर अपने ताया से बहुत मोहब्बत थी। खैर, हमें तो इतनी उम्मीद नहीं है, पता नहीं तुम ठीक से कर पाई हो या नहीं। वहां हनूज रुखाई थी। वहां बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे थे।
نہیں ताया, अब्बास अब बहुत अच्छा हो गया, वो पूरा होमवर्क करके गई थी। वो खामोश रहे, तने हुए उबरू और माथे के बल, वो उससे खुश नहीं थे। उसने एक और कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, बाकर साहब बता रहे थे कि साइड बी में विंडर कुछ मसला कर रहा है, सप्लाई रोक दी है। मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं खुद, वो एकदम रुकी, दरवाजा खोल कर, और धावर भाई बाहर आ रहे थे। हया किसी मेकानी अमल के तहत दुपट्टा 2 उंगलियों से थोड़ी से उठाकर नाक तक ले गई। तयाना चौंक कर उसकी हरकत को देखा और फिर अंदर से आते दावर बाई को, जो उसे देखकर रुक गए थे, जैसे मुतजब्जिब हूं कि खड़ा रहूं या वापस चला जाऊं। ये तुम किससे पर्दा कर रही हो? ताया ने खड़े तेवरों से उसे देखा। लम्हे भर को तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। जी, तुम मेरे बेटे से पर्दा कर रही हो? ताया अब्बा में तो उसने कुछ कहना चाहा, मगर वो एकदम बुलंद आवाज में बोलने लगे। मेरे बेटे आवारा हैं, लोफर, लफंगे हैं, बदनीयत है। क्या किया है मेरे बेटों ने जो तुम उनके सामने पर्दा डालने लगती हो? ऊंची गसीली आवाज ने अंदर बाहर खामोशी तारी कर दी। वो बिल्कुल साकत सी बिना पलक झपके उन्हें देख रही थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तुम मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे बेटों को गठिया और नीच साबित करना चाहती हो। तुम मेरे बेटों को जलील कर रही हो। वो गुस्से से धाड़े। दावर भाई ने अफीम में सर हिलाया, जैसे उन्हें कतअन ना लगा हो कि उनको जलील किया गया है। अंदर से लोग बाहर आने लगे। कोई किचन के दरवाजे से बाहर निकला, कोई बरामदे के दरवाजे से। तमाशा सज गया था और तमाशे जमा हो रहे थे। मेरे बेटों ने सारी उम्र भाइयों की तरह ख्याल रखा तुम्हारा। अपना भाई तो उसका काफिर औरत के साथ मुकाला करके बैठ गया है ना, मगर तुम उल्टा मेरे बेटों के खिलाफ महाज बना रही हो। पूरे तुर्की में आवारा फिरते तुम्हें पर्दे का ख्याल नहीं आया था? उसका जैसे सांस रुक गया। उसी पल उनको देखा। बेमुश्किल वो चंद लफ्ज कह पाई। जाहिद चाचा, आप तैयबा को समझाएं, उन्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो ठीक कह रहे हैं भाई। ये ढोकले तुम किसके लिए करती हो? पहले सारी जिंदगी ख्याल नहीं आया, अब कहाँ का इस्लाम शुरू हो गया है तुम्हारा? वो जवाबन इतने ही गुस्से से बोले। पूरा खानदान में हमारा तमाशा बनाकर रख दिया है। सब बातें बना रहे हैं कि हया बीबी नकाब में खाना खा रही थी। वो फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रहे थे। इर्द गिर्द लगे मुजम्म की नजरें, तहकीर, तंज, जिल्लत। उसने क्या कुछ महसूस नहीं किया था? आप सबको क्या हो गया है? वो बोलना चाहती थी, मगर लबों से बस यही निकला। ताया, आपको तो हिजाब बहुत पसंद था। आप तो बकवास मत करो मेरे सामने, और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर आइंदा तुम मेरे घर आओगी तो मुंह लपेटे बगैर आओगी। अगर तुम्हें मेरे बेटों को इस तरह जलील करना है तो मेरे घर में आइंदा कदम मत रखना। उंगली उठाकर मुतनब्बा करते वो सुर्ख चेहरा लिए बोले। उससे मजीद खड़ा नहीं हो गया। वो एकदम पलटी और अपने घर की तरफ दौड़ती चली गई। पीछे तमाशाइयों के मुजम्मे में कहीं फातिमा भी थी, मगर वो भी उसका साथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ी थी। सब ने उसे अंधेरी खंदक में तन्हा छोड़ दिया था। अपने लॉन में वो बरामदे की सीढ़ियों पे ही गिरने के अंदाज में बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे और कदमों में सकत नहीं रही थी। आंखों से गर्म गर्म आंसू उबल कर गिरते जा रहे थे। इतनी जिल्लत, इतनी तहकीर, इतना तमाशा। ये ताया फुरकान थे, सारी उम्र उस हिजाब पे ही इख्तलाफ रखने वाले ताया फुरकान अब हिजाब पर ही उसके खिलाफ हो गए थे। उसका दीन शरीयत कब किधर गया था? उसकी गर्दन गठनों पे झुकी थी। वो रोए चली जा रही थी। पूरे खानदान के सामने ताया ने उसे जलील किया था। उसे लगा वो अब कभी सर नहीं उठा सकेगी। गाड़ी के अंदर आने की आवाज आई। फिर कोई उसके साथ आ बैठा। आज मेरा चालान होते होते बचा। पूछो क्यों? किसी और ही धुन में महजूज सा बता रहा था। वो एकदम खड़ी हो गई। जहान ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। हया, क्या हुआ? मामू ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो। उसने यही अंदाजा लगाया कि वो अब्बा की वजह से रो रही है। कुछ नहीं होगा, अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा। वो रोते रोते इतना ही कह पाई। फिर आंसू हर मंजर पे गालिब आने लगे। वो पूछता रह गया, मगर वो अंदर दौड़ी चली आई थी। पूरी रात वो सो नहीं सकी। इतनी जिल्लत, इतना तमाशा। ताया दुरुस्त भी होते, फिर भी ये कौन सा तरीका था बात करने का? अब तक पूरे खाना को पता चल चुका होगा। वो हर जगह बेइज्जत होकर रह गई थी। रात भर वो रोती रही। सुबह सर भारी हो रहा था। फ्रेश होने तक उसने फैसला कर लिया था कि आज वो अब्बा से बात करके ताया को उनका अटॉर्नी इनफेक्ट बना देगी। तायाब्बा को मसला उनके हिजाब से नहीं, उनके ऑफिस आने से था। सो अब वो ये सारा मसला ख़त्म कर देगी। नाश्ते के मेज़ पर वो और फातिमा अकेली थी। सबीन फुप्पो अब्बा को नाश्ता करवा रही थी और जहान पता नहीं कहाँ था। ये होता है माँ बाप की नाफरमानी का अंजाम। सारे खानदान में बेइज्जती करवा कर रख दी। फातिमा खफगी से बोली जा रही थी। वो सर झुकाए चंद लुक़मे बेमुश्किल जहर मार कर सकी। फिर उठ आई। ऐसे लम्हों में वो उसी सेमिनार में वापस पहुंच जाया करती थी जो उसने अनातोलियन इस्तांबुल में अटेंड किया था। उसे शीशे की दीवारों से टक्कर खाती गिरती चिड़िया याद आने आई थी। उसने भी तो अपने इर्द गिर्द ही ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी, और ये लोग तो उन परिंदों की तरह थे। पहले वो उनकी बात सुन लेती थी तो वो समझते थे कि अब भी सुनती रहेगी। वो इस तरह इसको थका नहीं सकते थे। शीशे की दीवारों से टकराने में नुकसान परिंदों का ही होता है, दीवार को क्या फर्क पड़ता है? अब्बा इसी तरह नहीफ व कमजोर से लग रहे थे। उसे देखकर जरा से मुस्कुराए। काम कैसा जा रहा है? सब ठीक है अब्बा। उसने बहुत से आंसू अपने अंदर उतार लिए और बेजाहिर मुस्कुरा कर बोली।
بہت محنت کر رہی ہے یہ لڑکی، پھپھو مسکرا کر کہتی، ناشتے کے برتن اٹھا رہی تھی۔ پتہ نہیں انہیں رات کے واقعے کا علم تھا یا نہیں، پھر بھی اس سے نگاہ نہ ملا سکی۔